आप कर रहे हैं आरएसएम एसएसबी की तैयारी, तो 80 से 120 शब्द प्रति मिनट की गति के डिक्टेशन आपको हमारे चैनल पर मिलते हैं। चैनल पर आपको जाना पड़ेगा प्लेलिस्ट के अंदर। प्लेलिस्ट में आपको 80 से 120 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। वहां पर आपको आपकी मनपसंद का डिक्टेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट हम करेंगे। यहाँ पर डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 5 सेकेंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। क्या अतीत के सबकों, धर्मशास्त्रों, दार्शनिकों, इतिहास व व्यवस्था की सीख से इंसान ज्ञान व अनुभव प्राप्त करता है? कोरोना का जारी दौर बताता है शायद नहीं। सभी धर्मशास्त्रों में संयम, स्वानुशासन की हिदायत है। गीता में कहा गया, अपना उद्धार खुद ही करें। आप ही अपने मित्र हैं, आप ही शत्रु। दार्शनिकों ने समझाया 2500 वर्ष पहले। कुफुसियस ने कहा, जो आप अपने साथ नहीं चाहते, दूसरों के साथ ना करें। पश्चिमी विचारकों ने आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को जन्म दिया। उनमें से जॉन लॉक का मानना था कि प्रकृति की सत्ता का स्वभाव है, सभी बराबर और स्वतंत्र हैं, पर एक दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य या आजादी को चोट नहीं कर सकते। जे.एस. मिल ने सभ्य समाज में सत्ता का मापदंड बताया, किसी की इच्छा के खिलाफ कोई दूसरा नुकसान पहुंचाए तो उसे रोकना। इसी तरह इतिहास की अनंत घटनाएं सीख देती है। 1918 में स्पेनिश फ्लू से करीब 2 करोड़ भारतीयों ने जान गंवाई। तत्कालीन भारतीय जनसंख्या के 6% लोग। अतीत के अनुभवों के बावजूद असावधानी क्या मानव स्वभाव में है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक सर्वे किया। इसके अनुसार 50% लोग मास्क नहीं पहनते। विशेषज्ञ व डॉक्टर 2 वर्षों से सावधान कर रहे हैं। हाल में अमेरिका के मशहूर डॉक्टर गॉडसे ने चैनल पर कहा कि जनवरी से ही भारतीय मास्क वगैरह को लेकर असावधान हो गए। इससे भी दूसरी लहर फैली। WHO ने शुरू में ही बता दिया, जान बचाने के लिए मास्क महत्वपूर्ण है। डॉक्टर के अग्रवाल ने अंतिम सांस तक लोगों को सावधान करने का काम किया। अंत समय में कहा, मास्क पहने रहें तो आपको कोई बीमारी नहीं दे सकता। मास्क लगाने से आप अपना बचाव करेंगे, दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। हमारे पास यही सिस्टम है, मास्किंग, डिस्टेंसिंग एवं हैंड सैनिटाइजिंग। हम इसे अपना धर्म बना लें तो देश यकीनन जीतेगा। फिर भी सार्वजनिक आचरण क्या रहा? टीवी चैनलों का आम दृश्य रहा। संवाददाता लोगों से पूछते थे, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? अमूमन ऐसे सवालों का जवाब होता, आपको क्या, आप अपना काम करें। बात सिर्फ मास्क की नहीं है, बल्कि सामाजिक मिजाज ऐसा क्यों है? क्या इंसान का आदिम स्वभाव है खतरों से खेलना? गांधी के स्वानुशासन के पाठ ने भारतीय व्यवस्था को नया आयाम दिया। यहाँ हजारों वर्ष पुरानी परंपरा रही है कि सार्वजनिक जीवन में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ही आचरण होगा। देश के लिए यह अवसर है कि आत्मानुशासन से मिलकर प्राकृतिक आपदा से लड़े। महामारी के इस
शौर में जो बहुत बातें अनसुनी भी रह जाती है। देश के कई बड़े डॉक्टरों से मेरे भी संबंध है। पिछले दिनों कुछ चिकित्सक लगातार मुझसे संपर्क में रहे और कुछ कहते भी रहे, पर मैंने बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर जब एक प्रतिष्ठित डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर मैं चौंक गया। उनका कहना था कि अब तो डॉक्टर वर्ग भी थक गया है। यह संवाद सुन मुझे चिंता भी हुई कि इस समय हम मनुष्यों की जीवन का जो सबसे बड़ा आसरा है, यदि वह थक गया तो फिर जिंदगी को उम्मीद किससे की जाएगी। जब मैंने उनसे कहा कि आप लोग हम सब की आशा हैं, आप लोग ही थक जाएंगे तो इस समय देश को इस भयानक महामारी से लड़ने में कौन मदद करेगा। इस पर उन्होंने जो बात बोली वह अब सोचने लायक है। उनका कहना था, हम बीमारी से उतने नहीं थके जितने कि कमजोर सिस्टम से थक चुके हैं। अभी भी सब जगह राजनीति ही हो रही है। उनकी बात सुन मुझे लगा सचमुच यह हम सब की परीक्षा की घड़ी है। भागवत के 11वें स्कंध में श्री कृष्ण ने कहा था कि मेरा भक्त कठिन समय में सहन करता है और दूसरों का कल्याण करता है। उन्होंने कहा था कि भोजन, आचार और व्यवहार में सहनशील, संयमी व समझदार बने। अब समय आ गया है कि हम समर्थ, असमर्थ, साक्षर, निरक्षर व्यक्ति को भक्त बनकर भगवान की उम्मीद पर खरा उतरना है। यह कठिन दौर है। रामचरित मानस में उल्लेख है कि धीरज या धैर्य की परख आपदा काल में ही होती है। 16वीं शताब्दी के महान फ्रांसीसी लेखक ने एक लेख लिखा था कि दुनिया के इस मंच पर सभी को ईमानदार अभिनय करना है, पर अंदर से अनुशासित रहकर। इस तरह सभ्य लोकतांत्रिक समाज का जिन लोगों ने कई 100 साल पहले विचार किया, उनकी अपेक्षा थी कि लोग आत्मानुशासन स्वतः अपनाएंगे। इसी आत्मसंयम की बुनियाद पर सामाजिक चरित्र विकसित होगा। निश्चित तौर से इस कठिन दौर के पीड़ादायक अनुभवों ने लोकमानस को गहराई से प्रभावित किया है। जब स्वयं सरकार माने कि कोरोना की तीसरी लहर आसन्न है, जब गलत नीति के कारण टीका उपलब्ध न हो और जब जनता सगे संबंधियों को मरते देखे, तब सरकार की इमेज बिल्डिंग के प्रयास लोगों में और गुस्सा पैदा करते हैं। यह बढ़ जाता है जब सरकार मूल काम से ज्यादा यह चिंता करे कि कौन सी विपक्षी पार्टी टूलकिट के जरिए इमेज खराब कर रही है और कैसी सोशल मीडिया पर शिकंजा कसा जाए। सत्ता वर्ग मानता है कि नेतृत्व ने अद्भुत काम किया जिससे महामारी पर काबू हुआ, लेकिन साजिशन छवि खराब की गई। प्रकारांतर से इसका यह भी मतलब हुआ कि लोगों का संकट असली नहीं, बनाया हुआ संकट है। सत्ता पक्ष के रणनीतिकारों का इससे बड़ा मानसिक दिवालियापन नहीं हो सकता। यह शतुरमुर्गी भाव देश को तीसरी लहर से लड़ने के लिए कमजोर करेगा। लिहाजा सही समय है प्राथमिकता पहचानने का। सामान्य हालत में इमेज बिल्डिंग मान्य मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन जिन्होंने किसी अपने को खोया उनके दिल से यह फांस
रहेगी कि अगर सही उपचार और टीका मिला होता तो जीवन रसातल में न जाता। उधर यूपी के भावी चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार की इमेज बेहतर करने की रणनीति भी एक ताजा बैठक में बनी। जिस राज्य में बहती लाशें देश की बेचारगी की कहानी बयां कर रही हो, क्या वह यह सही अवसर था? ऐसी कोशिशों के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स के अध्ययन का अनुमान है कि भारत में मृतकों की असली संख्या 15 गुना हो सकती है। क्या यह मौका सही नीति बनाने के अलावा सत्ता वर्ग को इमेज बिल्डिंग के अन्य टूल्स प्रयोग करने की इजाजत दे सकता है? तो दोस्तों, यह था 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास। करते रहिए प्रैक्टिस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।